इजरायली हमलों में 180 से अधिक लेबनानी मारे गए। 2006 के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यह सबसे घातक हमला था, क्योंकि इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को हिजबुल्लाह के खिलाफ व्यापक हवाई अभियान से पहले अपने घरों को खाली करने की चेतावनी दी थी। हवाई हमलों ने दक्षिणी और उत्तर पूर्वी लेबनान में व्यापक क्षेत्रों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान में 300 लक्ष्यों पर हमला किया, क्योंकि यह हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के खिलाफ दबाव बना रहा था। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हमलों की घोषणा की, जिसमें सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवी की एक तस्वीर पोस्ट की गई, जो तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय में अतिरिक्त हमलों को मंजूरी दे रही थी। पिछले मंगलवार को पेजर विस्फोटों की लहर के साथ वृद्धि शुरू होने से पहले अक्टूबर से लेबनान में लगभग 600 लोग मारे गए थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों से भारत को विनिर्माण और नवाचार के लिए एक गंतव्य के रूप में तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने क्वाड देशों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के एक दिन बाद न्यूयॉर्क में प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की इच्छुक वैश्विक फर्मों का आकर्षित करने के लिए खुद को चीन के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। देश पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन यह अभी भी चीन और ताइवान जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से बहुत पीछे है। सोमवार को प्रौद्योगिकी नेताओं के साथ मोदी की बैठक में शीर्ष सीईओ शामिल हुए, जिसमें गूगल के सुंदर पिचाई, एडोब के शांतनु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा और NVIDIA के जेनसेन हुआंग शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, वे दुनिया के लिए भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गोलमेज बैठक में नवाचारों और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव विकास में क्रांति लाने की क्षमता है। मोदी ने भारतीय अमेरिकियों की एक रैली को भी संबोधित किया, जिन्हें उन्होंने देश के ब्रांड एम्बेसडर कहा, और न्यूयॉर्क में 15,000 की भीड़ से कहा कि भारत वैश्विक विकास, वैश्विक शांति, वैश्विक जलवायु कार्यवाही, वैश्विक नवाचार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कुंजी है। मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से मुलाकात की और दोनों देशों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर समझौता, जिसे उन्होंने वाटरशेड व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, का उद्देश्य एक निर्माण संयंत्र स्थापित करना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। यह अमेरिका के साथ भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें देश अमेरिका सशस्त्र बलों को चिप्स प्रदान करेगा। सेना सहयोगियों सेना और भारतीय सेना भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग के निर्माण के पिछले प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन जैसा कि अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग के खिलाफ लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखता है, जो आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है, यह सौदा भारत को नए सिरे से बढ़ावा देता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया कि संयंत्र आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए 3 आवश्यक स्तंभों, उन्नत संवेदन, उन्नत संचार और उच्च वोल्टेज बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों नेताओं या संयुक्त बयान में अमेरिका और कनाडा में सिख नेताओं को निशाना बनाने को लेकर ये चल रहे तनाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सिख अलगाववादी नेता, जो दशकों से भारत से एक अलग मातृभूमि की मांग कर रहे हैं, का कहना है कि उन्हें भारत द्वारा समर्थित समूहों द्वारा धमकियों और हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा है। भारत आरोपों से इनकार करता है। भारत ने सोमवार को एमपॉक्स क्लाइड 1 स्ट्रेन का पहला मामला दर्ज किया। आधिकारिक सूत्रों ने PTI को बताया, यह वही स्ट्रेन है जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। एमपॉक्स क्लाइड 1 स्ट्रेन केरल के एक व्यक्ति में पाया गया है। सूत्रों ने कहा कि क्लाइड 1B स्ट्रेन मलप्पुरम जिले के 38 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया है, जो हाल ही में संयुक्त अरब अमारात से लौटा था। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, यह मौजूदा स्ट्रेन का पहला मामला था, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने एमपॉक्स को दूसरी बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता मनीषा वर्मा ने समाचार एजेंसी ANI द्वारा आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि पिछले सप्ताह केरल के मलप्पुरम जिले में रिपोर्ट किया गया इम्पॉक्स मामला क्लैड 1 का था, जिसके बाद इस स्ट्रेन की पुष्टि की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सामने आया इम्पॉक्स का पिछला मामला हरियाणा के हिसार का 26 वर्षीय निवासी था, जो इस महीने की शुरुआत में पिछले पश्चिमी अफ्रीकी क्लैड 2 स्ट्रेन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। WHO द्वारा 2022 में इम्पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से भारत में 30 मामले सामने आए। इम्पॉक्स क्लैड 1B एक प्रकार का मंकीपॉक्स है जो वर्तमान में मध्य अफ्रीका में स्थानिक है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि अफ्रीकी देशों में सैकड़ों संक्रमण के बाद WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। इससे पहले दिन में WHO ने कहा कि इस साल अब तक अफ्रीका से इम्पॉक्स के 30,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए, जिसमें से अधिकांश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, जहां परीक्षण समाप्त हो गए हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 लड़कियों से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार अक्षय शिंदे को पुलिस ने गोली मार दी, जब उसने एक अधिकारी का हथियार छीन लिया और पुलिस पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपी शिंदे ने शाम करीब 5:30 बजे पुलिस वाहन में जेल से लाए जाने के दौरान एक अधिकारी से हथियार छीन लिया और गोलियां चला दी। कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि तलोजा जेल से जांच के लिए बदलापुर ले जाए जा रहे शिंदे पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना में घायल हुए अधिकारियों में सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे और निरीक्षक संजय शिंदे शामिल हैं, जिन्होंने आरोपी को गोली मारी। संजय शिंदे दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी में शामिल थे, जब वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अधीन थाने क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल से जुड़े थे। वह बदलापुर मामले की जांच के लिए राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल के सदस्य हैं। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने इस घटना पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने दावा किया कि यह आत्मरक्षा में किया गया कदम था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बलात्कार के मामले में आरोपी व्यक्ति को जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस की बंदूक छीन ली और उन पर गोली चला दी। उन्होंने जोर देकर कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई। इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे गोली चला और भाग जाओ की रणनीति का एक बेहतरीन मामला बताया। उन्होंने कहा, आरोपी की मौत हो चुकी है और पॉक्सो के तहत अन्य सह आरोपी जो स्कूल बोर्ड के सदस्य और भाजपा के पदाधिकारी थे, फरार हैं। एक अक्षम सरकार द्वारा गोली चला और भाग जाओ की रणनीति का यह एक बेहतरीन मामला है। जल्दी किसी ने 6 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न नहीं किया। चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, राज्य सरकार द्वारा लिखी प्रायोजित एक निष्पादित की गई कहानी शिंदे को 17 अगस्त को स्कूल के शौचालय में 4 और 5 साल की 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। शिंदे स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। स्थानीय पुलिस शुरू में मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस जांच में गंभीर खामियों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्नस्ट एंड यंग में काम करने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की कथित तौर पर काम करने के दबाव के कारण हुई मौत पर अपनी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सीतारमण ने कहा था कि दबाव को झेलने के लिए लोगों को आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और ये केवल देवता से ही प्राप्त किया जा सकता है। विपक्ष के नेताओं सहित कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी को असंवेदनशील बताया। मंत्री ने अब शिवसेना की राज्य सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को जवाब दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री की टिप्पणी को चिन्हित किया था और उन पर पीड़ितों को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया था। चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में तमिल में दिए गए भाषण में इस मामले का जिक्र किया गया था। खास तौर पर बताया गया था कि सीए जैसी कठिन और चुनौतीपूर्ण परीक्षा पास करने के बाद उस पर असहनीय तनाव था। किसी का नाम नहीं लिया गया, न ही उस महिला का और न ही उस फर्म का।
सीतारमण ने ट्विटर पर चतुर्वेदी की पोस्ट के जवाब में कहा, विश्वविद्यालय में अपनी सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए एक ध्यान कक्ष और पूजा स्थल स्थापित किया है। इसी संदर्भ में मैंने बताया कि छात्रों के लिए आंतरिक शक्ति का निर्माण कैसे आवश्यक है। दुखद क्षति पर दुख की भावना के साथ मैंने बच्चों का समर्थन करने के लिए संस्थानों और परिवारों के महत्व पर प्रकाश डाला और किसी भी तरह से पीड़ित को शर्मिंदा नहीं किया और न ही दूर से भी ऐसा करने का इरादा था। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अन्ना सेबेस्टियन पेरियाविल की मौत के लिए शोषणकारी कार्य वातावरण के आरोपों की गहन जांच का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री ने डीम्ड विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कहा था कि 26 वर्षीय अन्ना सेबेस्टियन पेरियाविल, जिसने सीए की पढ़ाई की थी, काम के दबाव को झेलने में असमर्थ थी। उन्होंने कहा, परिवार को क्या सिखाना चाहिए? आप जो भी अध्ययन करते हैं और जो भी काम करते हैं, आपके पास उस दबाव को झेलने की आंतरिक शक्ति होनी चाहिए और ये केवल दिव्यता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा, ईश्वर में विश्वास रखें, हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। ईश्वर की खोज करें और अच्छा अनुशासन सीखें। आपकी आत्मशक्ति केवल इसी से बढ़ेगी। आंतरिक शक्ति केवल आत्मशक्ति को बढ़ाने से ही आएगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यता और आध्यात्मिकता लानी चाहिए, तभी हमारे बच्चों को आंतरिक शक्ति मिलेगी। यही उनकी और देश की प्रगति में मदद करेगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इस टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया तथा कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसे असंवेदनशील करार दिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कहती हैं, हमने कांग्रेस की यह बैठक इसलिए की ताकि सरकार के साथ हम पार्टी को भी मजबूत कर सकें। हमारी पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। जब भी हमें कुछ कमियां नजर आती हैं, हम उसे सरकार के सामने रखते हैं और वे उसका समाधान निकालते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, माफिया के मुखिया होने के नाते यह स्वाभाविक है कि उनके संबंध अभी भी माफिया लोगों से हैं। इसलिए जब भी किसी अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है तो वे परेशान हो जाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अक्षय शिंदे को जांच के लिए ले जाया गया था क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। उसने एक पुलिसकर्मी नीलेश मारे को गोली चलाई जो घायल हो गए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वारंट के साथ उन्हें जांच के लिए ले जाया जा रही थी। उन्होंने पुलिस की बंदूक छीन ली और पुलिसकर्मियों पर और हवा में भी फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उन पर फायरिंग की। उन्होंने अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाद में इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो गई है। विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। वहीं विपक्ष उन्हें फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा था। अगर उन्होंने पुलिस पर हमला किया होता तो क्या पुलिस आत्मरक्षा नहीं करती? इस पर कोई मुद्दा बनाना गलत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है, हमें चौथी बार सरकार बनाने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकार आती है तो रामदास अठावले को फिर से मंत्री बनाना तय है। सरकार में कोई भी हो, रामदास अठावले का मंत्री बनना तय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है, मैंने पीएम मोदी को 2 बार पत्र लिखा है। हमारा प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति मंत्रालय और बिजली मंत्रालय गया है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बंगाल डूब रहा है, डीवीसी कोई काम नहीं करता और ड्रेजिंग नहीं करता है। आप हमारे साथ जितनी चाहे उतनी राजनीति लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से पानी छोड़कर आप जानबूझकर लोगों की जान ले रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं। आज समीक्षा बैठक हुई है। फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को पूरा पैसा देगी। हमने ग्रामीण सड़कों का सर्वे कराने को कहा। राहत कार्य जारी रहेगा।